बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की क्लास में हम प्रीवियसली एडमंड स्पेंसर की लिखी हुई एपिक पढ़ रहे थे, फेरी क्वीन, उसके ऊपर एनालिसिस कर रहे थे और अच्छा खासा हमने कर लिया था। और अब इस बात को और आगे लेकर हम चल रहे हैं। सेकंड पार्ट है उसी लेक्चर का। ठीक है, चलें कंटिन्यू करते हैं जनाब। हाँ जी। High on Spencer's list of evils is the Catholic Church. So, as we have discussed before, that during the Elizabethan period, the Catholic Church, Roman Catholic Church, was very much despised by the people of England. इंग्लैंड के लोगों ने रोमन कैथोलिक चर्च को evil यानी एक बहुत ही बुरी चीज समझना शुरू कर दिया था, because of the corruption made by the Catholic Church in England, right? And this enmity lends a political overtone to the poem. और जाहिर है कि इस पोम में जो पॉलिटिकल टोन है वो रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ दुश्मनी इख्तियार कर चुकी है। Since the religious conflicts of the time were inextricably tied to politics. अब चूंकि जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, मजहबी तनाज़ात हैं प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के दरमियान, रोमन कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट और जो पोप ऑफ रोम है उसके अगेंस्ट, तो वो बहुत ही मजबूत तरीके से पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये बात ध्यान में रखिएगा कि मजहब और सियासत को आप अलग अलग नहीं कर सकते। जहां मजहब सियासत से अलग होगा वहां पर इंसानियत बाकी नहीं बचती। इकबाल फरमाते हैं ना कि जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। यानी अगर दीन को सियासत से जुदा कर दिया जाए या सियासत को दीन से जुदा कर दिया जाए तो सिर्फ चंगेजी रह जाती है, बारबरिज्म रह जाता है फिर। तो वही हाल इंग्लैंड का था कि जो पॉलिटिकल इश्यूज थे वो एक्चुअली रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से थे, और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे उनको पॉलिटिक्स में, उनको पॉलिटिसाइज वो हो चुके थे। The poet is unashamed in his promotion of his beloved monarch, Queen Elizabeth. एडमंड स्पेंसर बेसिकली क्वीन एलिजाबेथ के चाहने वालों में से था, यानी क्वीन एलिजाबेथ को वो लाइक करता था एज अ लीडर। एज अ लीडर वो क्वीन एलिजाबेथ को बहुत मानता था, और उसने बगैर किसी शर्मिंदगी के अपनी उस बिलवेड मोनार्क, मोनार्क कहते हैं शहंशाह को, हाकिम को, जो क्वीन एलिजाबेथ वन थी, उनको प्रमोट किया है इस नज्म में। फेरी क्वीन जो है बेसिकली वो क्वीन एलिजाबेथ को कहा है उसने, एलिगोरिकली, सिंबॉलिकली। Spencer took a great, अच्छा, he takes considerable historical license in connecting her line with King Arthur. और उसने बेसिकली किंग आर्थर के साथ क्वीन एलिजाबेथ को लिंक किया है। ठीक है ना। किंग आर्थर इंग्लैंड की तारीख का एक लेजेंडरी कैरेक्टर है, जो कहते हैं कि किंग था इंग्लैंड का, 11th सेंचुरी से पहले की बात है, और उसके बारे में बहुत सारी लेजेंड्स मशहूर हैं, लेकिन सबके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो सच्ची हैं। लेकिन वो एक आइडियलिस्टिक कैरेक्टर है। तो वो जो हॉली मैन दिखाया, जो एक हॉलीनेस का सिंबल दिखाया गया है यहाँ, रेड क्रॉस नाइट, वो बेसिकली किंग आर्थर है। ठीक है ना। Spencer took a great pride in his country and in his Protestant faith. स्पेंसर को अपने मुल्क पर, अपने प्रोटेस्टेंट मजहब पर बहुत फख्र था। He took aim at very real corruption within the Catholic Church, और उसने टारगेट किया है, निशाना लिया है कैथोलिक चर्च में होने वाली हकीकी करप्शन का, जो वाकई हो रही थी। मैं पहले बता चुका हूं इसके बारे में।
Such attacks were by no means unusual in his day. और जाहिर है वही नहीं बल्कि उस जमाने में और भी बहुत सारे राइटर्स ये कर रहे थे अटैक. But his use of them in an epic poem raised his criticism above the level of the propagandist. उस जमाने में प्रोपेगेंडिस्ट जो थे, जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे रोमन कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट, वो पीछे रह गए, क्योंकि एडमंड स्पेंसर ने एपिक पोम के जरिए जिस खूबसूरती के साथ क्रिटिसिज्म किया है, सबको पीछे छोड़ दिया. ये एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. लास्ट पैराग्राफ है एनालिसिस का. एज अ प्योरली पोएटिक वर्क, द फेरी क्वीन was neither original nor always remarkable. अब चूंकि ये खालिसतन पोइटिक वर्क है, फेरी क्वीन ना तो ओरिजिनली कोई क्वीन थी, ना ही वो इतनी रिमार्केबल बताई गई है. लेकिन स्पेंसर डिपेंड्स हेवीली ऑन हिज इटालियन रोमांटिक सोर्सेस. स्पेंसर डिपेंड कर रहा है बहुत ज्यादा इटालियन रोमांस पर. इटालियन रोमांस में दो रोमांटिक पोएट्स बड़े मशहूर हैं, एक एरियोस्टो है, एक टासो है. एज वेल एज मेडिवल एंड क्लासिकल वर्क्स लाइक, अच्छा, मेडिवल एज में जो क्लासिकल वर्क किया गया, मेडिवल एज में जो वर्क किया गया और क्लासिकल एज में जो वर्क किया गया, दैट वाज द रोमांस ऑफ रोज, द रोमांस ऑफ द रोज एंड द एनियड, जिसका राइटर वर्जिल था, द रोमन राइटर. इन पर उसने डिपेंड किया. It is Spencer's blending of such diverse sources with a high-minded allegory that makes the poem unique and remarkable. असल में फेरी क्वीन का कैरेक्टर इतना रिमार्केबल नहीं है, लेकिन एडमंड स्पेंसर ने जिस तरह से इटालियन रोमांटिक सोर्सेस को और रोमन रोमांस को लेकर एलिगोरिकल स्टाइल में फेरी क्वीन को पेश किया है, और जो खूबसूरत इम्तिजाज बनाया है, ब्लेंड किया है उसने इतनी मुख्तलिफ सोर्सेस को, डाइवर्स सोर्सेस को मिलाकर, तो वो इंग्लिश लिटरेचर में एक शाहकार बनकर सामने आया, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा. अच्छा, मैं इसको एक चीज और इजाफा कर दूं कि रोमांटिक एज हमारे आगे आएगा अभी 19th सेंचुरी में, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उससे पहले रोमांटिक पोइट्री बिल्कुल नहीं हो रही थी. रोमांटिसिज्म की मूवमेंट 19th सेंचुरी से स्टार्ट होती है, लेकिन जो रोमांटिक सोर्सेज हैं वो इटालियन है. और इटली, आप जानते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर तो बहुत बात की बात है, बहुत बच्चा है. इंग्लैंड के बुजुर्ग लिटरेचर जो है ना, जिनके साय में पल कर इंग्लिश लिटरेचर बड़ा हुआ, उनमें इटालियन, स्पेनिश, रशियन एंड फ्रेंच लिटरेचर ये शामिल है, खास तौर से इटालियन. इसके अलावा जो इंग्लिश लिटरेचर के आबा व अजदाद कहला सकते हैं, वो ग्रीक और रोमन लिटरेचर है. इसको ध्यान में रखिएगा. एडमंड स्पेंसर ने इन तमाम चीजों से, इन तमाम सोर्सेस से हेल्प लेकर और ऐसा रोमांटिक पीस ऑफ वर्क तख्लीक किया कि आज तक उसकी मिसाल नहीं मिलती. एडमंड स्पेंसर को इसीलिए पेंटर पोएट कहा जाता है. तो पेंटर पोएट क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एक मुसव्विर की तरह काम करता है. जैसे मुसव्विर कई रंग इकट्ठे करता है, आसमान से नीलगू रंग लेता है, समंदर से गहरा नीला रंग, सब्जजारों से सब्ज, और पहाड़ों से मिटियाला रंग, फूलों से सुर्ख, जामनी, जर्द,
न जाने कौन कौन से रंग, कहाँ कहाँ से क्या क्या रंग इकट्ठे करता है, और फिर उन्हें जब कैनवस पे बिखेरता है तो एक शाहकार तख्लीक करता है। ऐसे ही एडमंड स्पेंसर अल्फाज और ख्यालात इकट्ठे करता है, वर्जिल की एनियट से और क्लासिकल एज के द रोमांस ऑफ द रोजेस से, इटालियन लिटरेचर से एरियोस्तो और तासो से, मेडिवल एज से, और रंग बरंगे अल्फाज और रंगीन ख्यालात इकट्ठे करके जब पोइट्री के कैनवस पे बिखेरता है तो फेरी क्वीन का शाहकार तख्लीक पाता है। He works just like a painter. He collects all the colors of romance from Italian sources, from Roman sources, from medieval and classical sources. And when he sprinkles those colors of romance on the canvas of poetry, he creates the marvelous epic poem of Fairy Queen. लीजिए, मैंने जो कुछ उर्दू में कहा था वो अंग्रेजी में भी कह दिया, ताकि आप ये ना कहें कि सर उर्दू में ज्यादा लेक्चर दे रहे होते हैं। अच्छा जी, he is able to take images, देखिए, he is able to take images from superficial romances, courtly love stories, tragic epics alike. वो कहीं ट्रेजिक एपिक उठाता है, लाइक द रोमांस ऑफ द रोज, वहां से कुछ कलर्स लेता है, कुछ कोर्टली लव स्टोरीज लेता है, कुछ सुपरफिशियल रोमांसेस लेता है, और उनको मिलाकर एक इमेज बनाता है। गिव देम रियल इंपॉर्टेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोम, और उसे कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस पर रखता है। नो इमेज इज लेट फॉल फ्रॉम स्पेंसर्स पेन, कोई इमेज ऐसी नहीं है जो स्पेंसर के कलम की जद में ना आई हो। दैट डज नॉट हैव ग्रेव सिग्निफिकेंस, जिसकी इतनी अहमियत ना हो कोई। एंड दिस गिव्स द फेरी क्वीन द richness that has kept in high among the ranks of the greatest poetry in English language. English language में जो अजीम तरीन शायरी के शाहकार तख्लीक किए गए हैं, उनमें हाईएस्ट प्लेस, हाईएस्ट पोजीशन फेरी क्वीन को मिलती है, बिकॉज ऑफ हिज रिच कलरफुल रोमांसेस। कैसा लगा आपको एनालिसिस? अगर अच्छा लगा तो बताइएगा, फिर हम आगे चलते हैं। आपके रिस्पांस का इंतजार कर रहा हूँ। थैंक यू शकील आमिर। शकील आमिर खुद माशाल्लाह मास्टर्स हैं लिटरेचर में, और पढ़ा भी रहे हैं, प्रोफेसर हैं माशाल्लाह, और अक्सर मेरी हेल्प भी करते रहते हैं, सीनियर आदमी है। हाँ जी, और लोग बताइए, बाकी लोग बताइए। नरजिस फातिमा भी कह रहे हैं ग्रेट। अच्छा, द फर्स्ट बुक ऑफ द फेरी क्वीन, ये ओरिजिनल टेक्स्ट है, और ओरिजिनल टेक्स्ट को सामने रखकर पढ़ाना आसान बात नहीं होती भाई, पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल टेक्स्ट में स्पेलिंग्स कुछ होती हैं, वर्ड्स कुछ होते हैं, मीनिंग्स कुछ। आप देख लीजिए, आप क्वीन की स्पेलिंग, फेरी की स्पेलिंग, बुक की स्पेलिंग देख लीजिए। बहरहाल हम कोशिश करते हैं, मैं रीड तो नहीं करूंगा सारी। ये प्रील्यूड है, स्टार्टिंग जो है ना, ये प्रील्यूड है। द लेजेंड ऑफ द नाइट ऑफ द रेड क्रॉस और ऑफ हॉलीनेस। अच्छा, रेड क्रॉस बेसिकली क्रिश्चियंस का जो निशान है, सलीब, जो क्रॉस होता है ना। तो नाइट का जो कैरेक्टर है, मैंने कैंटरबरी टेल्स में बड़ी डिटेल में बताया था, शिवलरस कैरेक्टर होता है, उसके पास एक ढाल होती है, एक शील्ड होती है, उस शील्ड के ऊपर एक रेड क्रॉस बना हुआ, और ये एजाज होता है किसी नाइट के लिए कि उसको ये रेड क्रॉस मिला हुआ है अपने कारनामों की वजह से, वो कहलाता है रेड क्रॉस नाइट। और रेड क्रॉस नाइट जो है वो होता है जिसने क्रूसेड्स में हिस्सा लिया हो। क्रूसेड कहते हैं सलीबी जंगों को। तो उस जमाने में रेड क्रॉस नाइट का कैरेक्टर बड़ा होली कैरेक्टर होता है, क्योंकि वो गाजी, जैसे हमारे यहाँ गाजी होता है ना, कई जंगों में शिरकत करके जिंदा वापस आ गया, तो
फातेह जो होता है हमारे यहाँ, बिल्कुल सलीबी जंगें समझते होंगे आप। ये मैसेज आया है, मैं जरा देखूं सवाल क्या है। हाँ, सलीबी जंगें हुई थी ना, आखिरी जो दौर था, सलाउद्दीन अयूबी ने लड़ी थी, किंग रिचर्ड वन ने जिसको फाइनेंस किया था, और जनरल रॉड्रिक आई थिंक सरबराही कर रहा था दूसरी तरफ से, और हमारी तरफ से किंग सलाउद्दीन अयूबी थे, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी। और सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने इतना मारा था इनको, ऐसी पिटाई लगाई थी कि आज तक सुल्तान या सलाहुद्दीन नाम, इसराइल में सलाहुद्दीन नाम का कोई शख्स दाखिल हो जाए ना, तो इसराइल में हलचल मच जाती है कि सलाहुद्दीन आ गया। इतना मारा था इन्होंने। यहाँ तक कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की शहादत हुई और उन्हें दफन किया गया, तो जनरल रॉड्रिक, शायद रॉड्रिक नाम था उसका, जनरल रॉड्रिक जो था, सलाहुद्दीन अयूबी की कब्र पर पहुंचा और उसने कब्र पर अपना राइट फुट, कदम रख दिया, पांव रखा उसने कब्र पर, और कहा कि नाउ द यरूशलेम इज आवर्स। इंटरनेट डिस्टर्ब कर रहा है। तो जनरल रॉड्रिक ने सलाउद्दीन अयूबी की कब्र पर पांव रखकर कहा था कि नाउ द यरूशलेम इज आवर्स, अब यरूशलेम हमारा है, बैतुल मकदस हमारा है। बस इतनी हिम्मत थी उसमें, कदम वापस नहीं उठा पाया था वो, हार्ट अटैक से वहीं गिरकर मर गया था। ये रोब था सलाउद्दीन अयूबी शहीद का अपनी कब्र के अंदर, उसका ये रोब आज भी मौजूद है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, इसराइल में आज भी अगर सलाउद्दीन नाम का कोई बच्चा, आप छोटा बच्चा दाखिल कर देना, तो हलचल मच जाती है इसराइल में कि ये क्या हुआ, कौन आ गया, ये सलाउद्दीन कौन। जैसे टीपू सुल्तान की एक दहशत थी, एक रोब था। ये एक इंग्लिश राइटर लिखता है, उस जमाने में इंग्लैंड में माए अपने बच्चों से कहती थी, बेटा सो जा सो जा वरना टीपू आ जाएगा। ये हकीकत है। ये शोले फिल्म में गब्बर का डायलॉग जो था ना, ये तो बाद में बनाया हिंदुओं ने। असल में ये डायलॉग एक इंग्लिश राइटर का था, जब टीपू सुल्तान शहीद हुआ है उसके बाद उसने अपनी किताब में लिखा था। मैं देख के बताऊंगा आपको कौन सी किताब की बात है। ये टीपू सुल्तान के बारे में था, क्योंकि जब टीपू सुल्तान शहीद हुआ है तो उसकी लाश पड़ी थी बीच मैदान में, और 24 घंटे गुजर गए थे, अंग्रेज फौज घेरे खड़ी थी लाश को, किसी की हिम्मत नहीं थी लाश के करीब पहुंच जाए। 24 घंटे गुजर गए और ये यकीन हो गया कि टीपू सुल्तान शहीद हो चुका है, तब वो लाश के करीब आए थे। ये शान थी मुसलमानों की। ऐसा थोड़ी था कि अब उनकी शराइत मान रहे हैं हम। ये जो डायलॉग था ना कि सो जा बेटा सो जा वरना टीपू आ जाएगा, ये शोले फिल्म में गब्बर का जो डायलॉग था कि दूर दूर तक जब बच्चे नहीं सोते तो माँ कहती है कि बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, ये डायलॉग इंडियन फिल्म में बनाया गया, वरना एक्चुअल डायलॉग, एक्चुअली ये अल्फाज टीपू सुल्तान के बारे में इंग्लैंड में कहे जाते थे। माए अपने बच्चों को सुलाने के लिए कहती थी, सो जा नहीं तो टीपू आ जाएगा। टीपू सुल्तान का ऐसा रोब था अंग्रेजों पर। मैं बताता रहा हूँ, उसकी लाश के करीब जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी उनकी। बहरहाल वापस आते, सुने गौर से, तारीख पढ़ा करें ना यार। बात यह है कि सलाउद्दीन अयूबी ने वो हशर बिगाड़ा था इनका। हाँ, तो इनके जो नाइट्स होते थे ना, जो जंग लड़ते थे, सलीबी जंगों में जाकर हिस्सा लेते थे, तो उन्हें रेड क्रॉस नाइट इसीलिए कहते थे कि उनको रेड क्रॉस मिलता था क्रूसेड्स में पार्टिसिपेट करने पर। और रेड क्रॉस नाइट को फेरी क्वीन में एडमंड स्पेंसर ने हॉलीनेस का सिंबल बनाया है। हॉलीनेस सिर्फ रेड क्रॉस की वजह से। थैंक यू कामरान साहब। अब सुने जरा गौर से, फर्स्ट स्टेंजा ओपन करते हैं। अच्छा, एलिगरी कहते उसी को हैं जिसमें
सिंबॉलिक कैरेक्टर्स होते हैं। ड्यूसा, अब ड्यूसा जो है वो एक शैतानी कैरेक्टर है, फीमेल चुड़ैल का कैरेक्टर है। बेसिकली वो रोमन कैथोलिक चर्च को रिप्रेजेंट कर रही है। फेरी क्वीन, क्वीन एलिजाबेथ को रिप्रेजेंट कर रही है। रेड क्रॉस नाइट, रेड क्रॉस नाइट हॉलीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉलीनेस को। और यूना, फीमेल कैरेक्टर हीरोइन, वो रिप्रेजेंट कर रही है ट्रुथ को। और हॉलीनेस और ट्रुथ का जो बॉन्ड है बड़ा स्ट्रांग दिखाया गया है। और वेर एवर दिस बॉन्ड इज ब्रोकन, जहां कहीं भी ये बॉन्ड टूटता है, द इवल पावर्स डोमिनेट ओवर देम। ठीक है ना। फर्स्ट स्टेंजा देखिएगा, लव आई द मैन हुज म्यूज विलम डिड मास्क। पुरानी इंग्लिश है। लो का मतलब होता है लुक। देखो, आई मुझ जैसा शख्स, आई द मैन मैं इंसान, हुज म्यूज, म्यूज किसे कहते हैं? म्यूज कहते हैं खुद कलामी को। अच्छा, यहां मैं लिटरेरी वर्ड है तो मैं इसको लिटरेचर की दुनिया में इसके क्या मीनिंग है बता दूं आपको। म्यूज, दो मीनिंग है। नंबर एक, जब कोई एपिक स्टार्ट होती है तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मंजूम टुकड़ा लिखा जाता है पोएटिक डिक्शन में, और उसमें उस पोम को इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि पढ़ने वाला उसका बैकग्राउंड समझ सके। तो वो शायर जो है उसमें किसी और से मुखातिब नहीं होता, डायरेक्टली रीडर से मुखातिब होता है या अपने आप से। ऐसा लगता है जैसे वो अपने आप से बात कर रहा है या अकेला बैठा सोच रहा है। उसकी जो खुद कलामी है वो उसकी सोच है। ये म्यूज है। दूसरा, थिएटर की दुनिया में इस तरह का जब कोई ड्रामा स्टेज पर आता है तो हम एक देखते हैं कि बैकग्राउंड में एक आवाज आ रही होती है जिसमें बैकग्राउंड बताया जा रहा होता है उस ड्रामे का, वो भी म्यूज है। ठीक है ना। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारे कोर्स में नहीं है। इसके अंदर मैं सिर्फ स्टेंजा को आपके सामने रख रहा हूं कि अगर आप देखें तो ये ए बी, ए बी, बी सी, बी सी, सी, इसका राइमिंग पैटर्न समझ में आया आपको? क्या राइमिंग पैटर्न है? ए बी, ए बी, बी सी, बी सी, सी। गौर करें, फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन, ये दोनों आपस में राइम्ड है, मास्क और टास्क। लेकिन इसके अलावा बाकी सारी लाइंस आपस में राइम्ड है, बी बी सी, बी सी, सी। यानी सेकंड लाइन फोर्थ लाइन के साथ राइम्ड है, फिफ्थ और फिफ्थ, सेवेंथ और नाइन्थ लाइन आपस में राइम्ड है, सिक्स्थ एंड एट्थ लाइन आपस में राइम्ड। ठीक है। तो टोटल स्टेंजा कितने हैं? हाउ टू आइडेंटिफाई राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मैं यहाँ लिख कर बताता हूँ आपको, एक्सप्लेन कर, डोंट वरी, डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, ए है ना, मास्क। अब मास्क का जो हमें मिल रहा है राइमिंग वर्ड वो ये है, इसको हमने ए कह दिया। ठीक है, ये दोनों आपस में राइम्ड हो गए। अच्छा, आखिर तक और कोई राइमिंग वर्ड नहीं है मास्क का, मास्क टास्क। अच्छा, वीड्स देखिएगा, वीड्स, वीड्स, वीड्स जो है ये बी कह लें अगर इसको, तो वीड्स का राइमिंग वर्ड हमें क्या मिल रहा है? रीड्स और डीड्स और रीड्स। ये चारों आपस में राइम्ड है और चारों ऑल्टरनेट लाइंस हैं। तो ये पैटर्न बना ए बी, ए बी, बी। अच्छा, अब ये जो है लॉन्ग, ये सी है, तो थ्रॉन्ग क्या हुआ? सी। और सॉन्ग क्या हुआ? सी।
अब देखें, ए बी यानी ए के साथ राइम्ड होगा, जाहिर है, मास्क और टास्क। बी जहां नजर आ रहे हैं सब आपस में राइम्ड है, वीड्स रीड्स डीड्स रीड्स। और सी जहां नजर आ रहे हैं आपस में राइम्ड है, लॉन्ग थ्रॉन्ग सॉन्ग। समझ में आ गया? ये राइमिंग स्कीम इसकी क्या हो गई, मैं अब वो राइमिंग स्कीम यहां लिख रहा हूं। तो राइमिंग स्कीम क्या बनी, राइमिंग स्कीम इसकी बन गई ए बी ए बी बी सी बी सी सी, ए बी बी सी बी सी बी सी बी सी सी। यानी अगर सिर्फ पहली 8 लाइंस को आप लें, सिर्फ पहली 8 लाइंस को, तो पहली 8 लाइंस जो हैं ये ऑल्टरनेट राइमिंग है। ऑल्टरनेट राइमिंग है ना, पहली 8 लाइंस ऑल्टरनेट राइमिंग्स है, राइमिंग है, राइमिंग स्कीम है, ए बी सी, है ना भाई। और एक चीज काबिल गौर है, वो काबिल गौर बात यह है कि ये 2 क्वार्ट्रेन्स बन गए। 4 लाइंस का एक क्वार्ट्रेन बना जिसका राइमिंग पैटर्न है ए बी। फिर 4 लाइंस का एक और क्वार्ट्रेन नजर आ रहा है जिसका राइमिंग पैटर्न है बी सी। 8 लाइंस तो ये हो गई। अब नवी लाइन आ गई, फियर्स वार्स एंड फेथफुल लव्स। लव की स्पेलिंग जरा देखें, शैल मोरलाइज माई सॉन्ग, ये 9th लाइन है। इंग्लिश लिटरेचर में आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि किसी ने 9 लाइंस का स्टेंजा इस्तेमाल किया हो। एडमंड स्पेंसर ने 9 लाइंस के स्टेंजा यूज किए, हर स्टेंजा 9 लाइंस का है, देख लीजिए, 9 लाइंस है हर स्टेंजा में। ये स्टेंजास क्या कहलाएंगे, तो 2 लाइंस का होता तो हम कपलेट या वर्स कहते, 4 लाइंस का होता तो हम क्वार्ट्रेन कहते, 6 लाइंस का होता तो हम सेस्टेट कहते, 8 लाइंस का होता तो हम ऑक्टेव कहते, 14 लाइंस का होता तो हम सोनेट कहते। ये तो 9 लाइंस का है, अब कहें तो क्या कहें, तो इसका नाम रखा गया स्पेंसीरियन स्टेंजा, स्पेंसीरियन स्टेंजा। और स्पेंसीरियन स्टेंजा इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 quatrains and a line, 2 quatrains and a line, 2 क्वार्ट्रेन और एक लाइन। 2 क्वार्ट्रेन कह रहा हूं, एक ऑक्टेव नहीं कह रहा, क्योंकि राइमिंग स्कीम दोनों क्वार्ट्रेन्स की अलग अलग है, ए बी सी। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन यहां तक, एनालिसिस समझ में आया ये? अच्छा, अब ये कैंटोस की शक्ल में, कैंटो 1, यहां से स्टोरी स्टार्ट होती है। द पैट्रन ऑफ ट्रू हॉलीनेस, फाउल एरर डज डिफीट, hypocrisy him to entrap, dot to his home entreat। कैंटो 1 का खुलासा ये लिखा हुआ है कि जो पैटर्न ऑफ ट्रू हॉलीनेस है, यानी रेड क्रॉस नाइट, फाउल एरर डट डिफीट, उसकी फाउल एरर, एरर एक कैरेक्टर है इसमें। थैंक यू शकील साहब। व्हाट डज इट मीन कैंटो? कैंटो बेसिकली एपिक डिवाइड की जाती है जिन हिस्सों में, उनको कैंटो कहते हैं, जैसे ड्रामा एक्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, इसी तरह से एपिक कैंटोज में डिवाइड की जाती है। सही है, एपिक जो है वो हमेशा कैंटोज में डिवाइड की जाती है। आपकी तसल्ली के लिए मैं मजीद कुछ बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए, वन ऑफ ये मेरियम वेबस्टर्स कह रही है डिक्शनरी, वन ऑफ द मेजर डिविजन्स ऑफ अ लॉन्ग पोम, और लॉन्ग नैरेटिव पोम किसको कहते हैं? एपिक को। एपिक का डिवीजन जो है कैंटो कहलाता है, ठीक है। और ये कैंटो जो है ये इसका ओरिजिन है इटालियन। इटालियन लिटरेचर में सबसे पहले, सबसे पुराना
पोएट जो है उनका वो है दांते। दांते वो पोएट है, वो नॉवेलिस्ट है, नॉवेलिस्ट नॉवेलिस्ट भी था वो पोएट और वो एपिक राइटर है, वो नॉवेलिस्ट है जिसने एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, जो कैरेक्टर आज तक मशहूर है, जिसका नाम है डोरा। डोरा का कैरेक्टर देखते हैं ना मार्केट में, डोरा, बच्चे कार्टून भी देखते हैं डोरा का। तो वो डोरा का जो कैरेक्टर है वो बेसिकली दांते की तख्लीक है। और दांते ने जितनी भी एपिक्स लिखी हैं वो कैंटोस की शक्ल में लिखी। कैंटो इटालियन वर्ड है। तो एपिक का जो मेजर पार्ट होता है वो कैंटो कहलाता है। ठीक है भाई। आप कह रहे हैं फाउल एरर डॉट डिफीट। एरर, एरर दरअसल एक बला का नाम है इसमें। उस बला को रेड क्रॉस नाइट बिल आखिर बड़ी मुश्किलों से खत्म करेगा, मारेगा, हराएगा। तो केव ऑफ एरर में जाकर। अच्छा, कैरेक्टर्स के नाम इसी तरह मिलेंगे, एरर है, हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी एक बुजुर्ग का नाम बताया गया, वो बुजुर्ग टाइप का बना हुआ बैठा है रास्ते में, दरख्त के नीचे तस्बीह पढ़ रहा है। बेसिकली वो अपने जाल में फंसा रहा है इनको, वो शैतान का कैरेक्टर है। ठीक है ना, वो इंट्रैप करता है इनको। और उसके बाद फिर डॉट टू हिज होम इन ट्रीट, वो अपने घर लेकर चला जाता है और घर में जाके सुलाता है। और उसके बाद फिर कैंटो 2 में वही जो है वो क्या करेगा। अच्छा, उसका नाम बताया गया है बाकायदा, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, यहाँ पर आएगा एंड में, कैंटो के एंड में है और सेकंड कैंटो के स्टार्टिंग में है। जादूगर है वो। और ये तो केव ऑफ एरर का तस्करा आ गया यहाँ पर। उसका नाम बड़ा खूबसूरत है, खूबसूरत से मुराद ये कि उसके अंदर मीनिंग छुपे हुए हैं। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। कैंटो 2 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां उसका नाम दिया गया है। हाँ, अच्छा यहाँ नहीं है, कैंटो 2 है ये। तो स्पाइंस है, नहीं नहीं, टाइम भी कम रह गया है। चले, हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह उस कैरेक्टर को देख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको एनालिसिस? अब इसकी रीडिंग और इसकी स्टोरी अगर आप कहेंगे तो मैं करवाता हूँ, वरना फिर हम आगे चलते हैं। हम जाएंगे अब क्रिस्टोफर मॉर्लो की तरफ, डॉक्टर फॉस्टस। ठीक है, तो उसको शुरू करने से पहले अगर फेरी क्वीन में मजीद कुछ करना है तो फरमाइश कर दीजिए, कर लेंगे हम। हाँ जी। चले, व्हाट्सएप पे मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कैंटो 6 करना है, चलें कैंटो 6 कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट कैंटो 6 करें। कैंटो 1 2 3 4 5 की स्टोरी तो लोगों को पता ही नहीं है, उसको रिव्यू कर देंगे, 6 पे डायरेक्ट चलेंगे। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, आबाद रहें।